बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि वो यूएसए में कैसे आ सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम गूगल करते हैं तो सबसे पहली लिंक आती है यूएससीआईएस की, यानी कि यूएस गवर्नमेंट के वेबसाइट की। अब अगर हम इसे क्लिक करते हैं एंड इफ वी स्क्रॉल ऑल द वे डाउन वी सी 4 मेन कैटेगरीज: टेम्पररी वर्कर, परमानेंट वर्कर, स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर्स, और फोर्थ कैटेगरी है टेम्पररी विजिटर फॉर बिजनेस। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यूएस को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कहा जाता है, तो चलिए इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं क्या आपके लिए भी इस लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ में कुछ ऑप्शंस है। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए अब इन 4 कैटेगरीज को देखते हैं कि इनमें कौन से वीज़ा टाइप्स है जो इंडियन सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल है। सबसे पहले हम टेम्पररी वर्कर कैटेगरीज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इतने सारे वीज़ा कैटेगरीज है जिसमें CW1 नहीं है, E1 नहीं है, E2 नहीं है, E2C नहीं है, E3 भी इंडियन सिटीज़न को एप्लीकेबल नहीं है, पर H1B एप्लीकेबल है, तो उसे मैंने टेबल में ऐड कर दिया। अब अगर हम और स्क्रॉल करेंगे नीचे तो यहाँ पे भी और सारे कैटेगरीज हैं। इसमें H1C है जो एप्लीकेबल है, H2A नहीं है, H2B नहीं है, H3 है, I है और L1A भी है। अब और थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब यहाँ पे आता है O1 जो कि है, L1B है, O2 है, P1A है, P1B भी है, P2 है, P3 भी है और Q1 भी है। और हम देखते हैं और कौन सी कैटेगरीज है। तो यहाँ पे बचा है R1 जो कि एप्लीकेबल है पर TN नहीं है। अब अगर हम दूसरी कैटेगरी देखें जो है स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर्स की कैटेगरी, यहाँ पे है F1, F2 जो एप्लीकेबल है, F3 है जो नहीं है, M1 एप्लीकेबल है, M2 भी है पर M3 नहीं है, J1 और J2 भी एप्लीकेबल है। अब हम देखेंगे थर्ड कैटेगरी जो कि है टेम्पररी विजिटर्स कैटेगरी, और यहाँ पे B1 टेम्पररी विजिटर्स वीज़ा एप्लीकेबल है, WB कैटेगरी नहीं है और GB कैटेगरी का वीज़ा भी इंडियन सिटीजन्स को एप्लीकेबल नहीं है। अब हमने इतने सारे वीज़ा टाइप्स तो देख लिए, आइए अब इन सब वीज़ा टाइप्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं F1 वीज़ा जो कि है स्टूडेंट वीज़ा। अगर आप यूएस में स्टडी के लिए आना चाहते हैं तो आप ये वीज़ा के थ्रू यहाँ पे आ सकते हैं। उसके लिए आपको यूएस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होगा। अब अगर आप ऑन कैंपस जॉब्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे टीचिंग असिस्टेंटशिप हो गया या रिसर्च असिस्टेंटशिप हो गया, ऐसे सारे जॉब्स अवेलेबल है। और अगर आपको प्रायर वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे वेब डेवलपर, QA इंजीनियर, जावा डेवलपर, ऐसे सारे जॉब्स भी ऑन कैंपस कर सकते हैं। अब ये वीज़ा आपको मिलता है 5 इयर्स के लिए। और एक चीज़ का ध्यान हमें यहाँ पे रखना है, जब हम F1 वीज़ा की बात कर रहे हैं तब हम बात कर रहे हैं मिनिमम $40,000 के इन्वेस्टमेंट की। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस थोड़ी महंगी है, तो आपको वो चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे आपको फ़ीस थोड़ी कम दिखेगी और कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको स्कॉलरशिप भी दे देती है, तो आप वैसे यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट अनसर्टन वीज़ा के बारे में जो हर साल चर्चे में रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ H1B की, और मैं इसको अनसर्टन इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि इसका सिलेक्शन जो है वो एक लॉटरी के थ्रू होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो एक रैंडम लॉटरी के थ्रू होता है, यानी कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका एप्लीकेशन वो साल पिक होगा या नहीं होगा। पर अगर आपका एप्लीकेशन पिक होता है तो आपको शुरू में मिलते हैं 3 साल यूएस में रहने के लिए, और आप उसको और 3 साल के लिए रिन्यू करवा सकते हैं क्योंकि आपको 3 साल का और एक्सटेंशन मिल जाता है। पर इसके ऊपर एम्प्लॉयर की काफ़ी डिपेंडेंसी होती है, तो वो एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और बहुत सारा कंपटीशन भी देखने मिलेगा। और हर साल जब ये लॉटरी प्रोसेस रन होता है तब ये लोग 65,000 जो है वो बैचलर डिग्री होल्डर्स के लिए वीज़ा अलॉट करते हैं और 20,000 मोर वीज़ा अलॉट होता है मास्टर्स डिग्री के लिए। तो हर साल इतने सारे एप्लीकेंट्स में से सिर्फ और सिर्फ 85,000 एप्लीकेंट्स को ही H1B वीज़ा मिलता है, तो वो एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है, तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
अब नेक्स्ट वीज़ा जो है वो है आई वीज़ा। अगर आप फिल्म या मीडिया से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, जैसे कि आप फिल्म क्रू है या फिर एडिटर है या फिर रिपोर्टर है, वो केस में आप ये वीज़ा के थ्रू यूएस में आके काम कर सकते हैं। तो इनिशियली आपको ये वीज़ा मिलता है 90 डेज़ के लिए, पर आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर एम्प्लॉयर। और ये वीज़ा अप्लाई करना ईजी है, पर ज़रूरी नहीं है कि सबको ये वीज़ा मिलेगा। नेक्स्ट वीज़ा हमारे लिस्ट में है वो है एल वीज़ा, और इसमें भी दो कैटेगरीज है। एक है L1A जो मिलता है मैनेजर्स या एग्जीक्यूटिव्स को, और L1B जो मिलता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज वर्कर को। जी हाँ, इन दो कैटेगरीज में इस वीज़ा को डिवाइड किया गया है। अब जब हम L1 वीज़ा की बात करते हैं तब कुछ कंडीशंस है जिनका हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला तो ये है कि आप ये एम्प्लॉयर के लिए 1 साल से ज़्यादा काम करना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि आपके एम्प्लॉयर की दूसरी एक ब्रांच यूएस में होनी चाहिए, और ये वीज़ा के लिए बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन लगता है, तो वो एक चीज़ है। और जब आप L1 के थ्रू यूएस में आते हैं जॉब करने के लिए, तब आप एम्प्लॉयर नहीं स्विच कर सकते। जी हाँ, ये और एक कंडीशन है। पर ये अगर आपको वीज़ा मिलता है तो शुरू में दिया जाता है 3 साल के लिए, और आप इसको और 2 साल के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अब तक हमने जो भी वीज़ा कैटेगरीज देखे, अगर आप उसमें क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं तो निराश ना होइए, हम बाकी के भी कैटेगरीज है जिन पे नज़र डालेंगे। तो अभी हम बात करते हैं O1 वीज़ा जो मिलता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिविजुअल को। जी हाँ, ये केस में क्या होता है कि आप खुद अपने बिहाफ में फ़ाइल कर सकते हैं, या फिर आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपके लिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी का जो वीज़ा है वो फ़ाइल कर सकता है। पर इसके लिए बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन बताना पड़ता है और ये प्रूफ करना पड़ता है कि आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिविजुअल हो और जिसको वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन मिला है उसके फील्ड में। अब ये वीज़ा में आपको शुरू में मिलते हैं 3 साल काम करने के लिए, और आप इसको और 1 साल के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। पर इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप यूएस में कोई भी एम्प्लॉयर के लिए O1 वीज़ा के ऊपर काम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप O1 कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो जाइए, अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा कीजिए और आपके अटॉर्नी को रीच आउट कीजिए। नेक्स्ट वीज़ा है रिलीजियस वर्कर वीज़ा जो है R वीज़ा। अब ये वीज़ा मिलता है उन रिलीजियस वर्कर को जो एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है और उसके लिए एटलीस्ट 2 साल से काम कर रहे हैं। अब ये वीज़ा जो है ये इजी है अप्लाई करने के लिए, और इसका टोटल ड्यूरेशन जो आपको मिलता है वो है 5 इयर्स। अगर आप यूएस में कंसल्टिंग या विजिटिंग के लिए आना चाहते हैं, या फिर टूरिज़्म के लिए आना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग अटेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप B1 B2 वीज़ा के थ्रू यूएस में आ सकते हैं। और ये वीज़ा जो है ये आपको मिलता है 6 महीने के लिए। काफ़ी ईजी है अप्लाई करने के लिए, पर इसमें एक रेस्ट्रिक्शन ये है कि आप ये वीज़ा के ऊपर यूएस में काम नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं J वीज़ा के बारे में, जो है एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम वीज़ा। ये वीज़ा के थ्रू आप यूएस में आ सकते हैं, और ये वीज़ा आपको मिलता है 15 महीनों के लिए फॉर 15 मंथ्स, और ये वीज़ा अप्लाई करना काफ़ी सिंपल है। J वीज़ा से मिलता जुलता एक और वीज़ा है जो कि है Q वीज़ा, वो है कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम वीज़ा। अब ये भी आपको मिलता है 15 मंथ्स के लिए, और ये भी अप्लाई करना काफ़ी ईजी है। बढ़ते हैं हम काफ़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी की ओर, जो है P कैटेगरी। अब इसमें भी 3-4 टाइप्स है। अगर आप एथलीट हैं या कोच हैं तो वो केस में आप P1A कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। P1B जो है वो एंटरटेनमेंट ग्रुप को दिया जाता है। P2 का जो वीज़ा है ये इंडिविजुअल परफॉर्मर के लिए है, और P3 टाइप जो है ये एंटरटेनर या आर्टिस्ट के लिए है। अगर आपको लगता है कि आप इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है स्पोर्ट्स में या इन फील्ड्स में, आर्ट्स में, तो वो केस में आप ये वीज़ा के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और यूएस में आ सकते हैं। अब ये वीज़ा का जो ड्यूरेशन है वो अप टू 1 ईयर है, पर ये काफ़ी इजी है अप्लाई करने के लिए। इन वीज़ा कैटेगरीज के अलावा आप परमानेंट रेसिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि है ग्रीन कार्ड। जी हाँ, आज की डेट में वन ऑफ द फास्टेस्ट राउट टू गेट अ ग्रीन कार्ड इज़ थ्रू फैमिली स्पॉन्सरशिप। अगर आपके स्पाउस यूएस सिटीजन है या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर है तो वो आपके लिए ग्रीन कार्ड फाइल कर
सकते हैं। या फिर अगर आप यूएस सिटीजन से मैरिज करते हैं तो वो केस में भी आपके स्पाउस आपके लिए ग्रीन कार्ड फाइल कर सकते हैं। अब इसके अलावा और भी कुछ कैटेगरीज है जिसके थ्रू आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए क्विकली देख लेते हैं वो कौन सी कैटेगरीज है। तो पहले तो आती है EB1A विच इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी कैटेगरी। EB1B भी होता है इसमें और EB1C भी होता है। अब इसमें क्या है कि अगर आप PhD होल्डर है या फिर नोबेल प्राइज़ होल्डर है या फिर आप US के कंपनी के लिए एज अ मैनेजर काम कर रहे हैं तो वो केस में भी आपको ये कैटेगरी के थ्रू ग्रीन कार्ड मिल सकता है। EB2 जो है वो मिलता है मास्टर्स डिग्री होल्डर को और EB3 जो है वो मिलता है बैचलर्स डिग्री होल्डर को। पर EB2 और EB3 का जो वेट टाइम है ये काफ़ी ज़्यादा है। अभी के डेट में अगर हम देखें तो ये 10 साल से भी ज़्यादा वेट टाइम है और कभी कभार EB3 का जो वेट टाइम है वो कम हो जाता है EB2 से। तो वो केस में आप EB2 से EB3 में भी अपना एप्लीकेशन स्विच कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसके थ्रू भी आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ऐसी कोई भी कंसल्टेंसी के पास मत जाइएगा जो आपको बोले कि वो आपके पैसे लेके आपको वीज़ा देंगे। अभी तक हमने जो भी वीज़ा कैटेगरीज देखे हैं या जो भी ग्रीन कार्ड के लिए जो भी पॉसिबिलिटीज़ देखे हैं वही ऑप्शंस है जिसके थ्रू इंडियन सिटीज़न US में आ सकते हैं। इन सारे क्वेश्चंस के अलावा और भी सारे क्वेश्चंस हैं जैसे कि हर एक वीज़ा टाइप का एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है, उसका फ़ीस कितना होगा, आपको क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, उसके बाद में वीज़ा इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपको आपके अकाउंट में कितने फ़ंड्स दिखाने होते हैं, आप जब US आते हैं तो आते वक्त कौन सा इंश्योरेंस लेके आ सकते हैं, US में आने के बाद में पहले 10-15 दिन में क्या वो मैंडेटरी पेपर वर्क है जो आपको करना होता है, US में क्या आपका ड्राइविंग लाइसेंस चल सकता है, क्या आप यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। अगर आप US में आपके फैमिली के साथ में आते हैं जैसे कि आपके बच्चे और स्पाउस, इन लोगों के साथ में अगर आप US में आते हैं तो क्या आपके स्पाउस को यहाँ पे स्टडी और वर्क का परमिशन है या नहीं है और आपके बच्चों के लिए यहाँ पे स्कूलिंग का ऑप्शन है या नहीं है। अगर आप आपके ग्रैंड पेरेंट्स को या आपके पेरेंट्स को US में लेके आना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्या ऑप्शंस है। अगर आप इन सारे सवाल के जवाब ढूंढ रहे हैं और चाहते हैं कि मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊं हर एक वीज़ा टाइप को लेकर और इन सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करूं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और मैं आपके लिए एक ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टाटा।